हेलो, नमस्कार, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम आज के इस सिंगल छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये बात आ जाएगी कि लैंगिक जनन होता क्या है। दरअसल लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए दो युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन जो होता है, ये जो लैंगिक जनन है, ये जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें कि दो नर युग्मक चाहिए, दो युग्मक चाहिए होंगे। पहला, इसमें नर युग्मक की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा, इसमें मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों में होता है, ये कई सारे प्लांट्स में भी होता है। तो चलिए सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें एक नई संतति को उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत लिंगों वाले यानी कि नर एवं मादा के जनन अंगों की आवश्यकता होगी। पहले बात किया जाए जनन क्या होता है, तो जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव है वो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है। अच्छा, दो जनन अंगों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि दो मादा मादा मिलकर के बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी, ना ही दो नर मिलकर के दे पाएंगे। जनन के लिए दो जनन अंगों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला मादा का जनन अंग चाहिए होगा और दूसरा नर का जनन अंग चाहिए होगा। नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा और मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद तुरंत ताजा ताजा प्यारा सा युग्मनज बनेगा, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसी वजह से वो बहुत दिन बाद धीरे धीरे भ्रूण का रूप ले लेता है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो भ्रूण कहलाएगा। उसके बाद पैदा होने के बाद वो बच्चा कहलाने लगेगा। ये जो प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की, इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे कि युग्मनज का निर्माण होता है। कितने प्रकार के युग्मक होंगे? नर युग्मक में आप जानते हो शुक्राणु होगा और मादा युग्मक में आप जानते हैं अंडाणु रहता है। यदि आपको अलग से पूरा मादा जनन तंत्र के बारे में या फिर नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो लाइव क्लास में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु का मिलन होगा, ये प्रक्रिया हमारी निषेचन कहलाएगी। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा? निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण आगे चल कर के बच्चे में परिवर्तित हो जाता है, ये बच्चा कहलाता है। तो ये है आपका लैंगिक जनन का। युग्मनज आगे चल करके एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाएगा और उच्च श्रेणी के जो पौधे होंगे और लगभग सभी प्रकार के जंतु, इसमें हम सभी भी हैं। कोई पूछेगा मनुष्यों में कौन सा जनन होता है, तो हमारे आप में लैंगिक जनन होता है। जनन की यही विधि पाई जाती है। अच्छा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक लैंगिक जनन के लिए विशेष जनन कोशिकाएं होती हैं। कोई पूछेगा मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो शुक्राणु होगी। कोई पूछेगा सबसे बड़ी, तो अंडाणु होगी। अच्छा, जिन्हें युग्मक कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? पहला नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। तो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट के बारे में बात की जाए, नर युग्मक होता क्या है, तो जैसे जंतुओं में वृषण या फिर पौधों में परागकोश द्वारा उत्पादित होने वाले जनन कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? नर युग्मक कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जंतुओं और मनुष्यों में इसे शुक्राणु या स्पर्म बोला जाता है।
कल के क्लास में हमने कंप्लीट शुक्राणु के बारे में जानकारी दे दी है, तो जाकर के लाइव वीडियो में देख सकते हो। जबकि जो पुष्पीय पादप होते हैं इनमें परागकण यानी पॉलिन ग्रेन के अंदर पाया जाएगा। इसकी क्या विशेषता होगी, तो ये आकार में छोटा होगा और आमतौर पर चरलसीन यानी कि मोटाइल होता है। अंडाणु कभी भी शुक्राणु के पास नहीं जाता है ना, अंडाणु बोलेगा हमको नहीं आना है, तुमको आना है तो तुम आ जाओ। तुम देखते हो कभी भी फीमेल मेल के पास नहीं जाती है। शादी ब्याह भी होगा तो आदमी बारात लेकर के जाएंगे, महिला तो आराम से घर में तैयार व्यार होकर के बैठी रहेगी। तो ये जो शुक्राणु होता है ये चलनशील होता है। ये कहाँ पर जाने का काम करता है, ये शुक्राणु होता है चलनशील, ठीक है। शुक्राणु चलनशील होता है और ये कहाँ पर जाता है, ये अंडाणु के पास में जाता है ना। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है। अंडाणु आप जानते हो फीमेल्स में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब देखा जाए मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट के बारे में, तो मादा का जो जनन अंग होता है, जैसे जंतु में अंडाशय होगा, पौधे में बीजांड होगा, इसके द्वारा उत्पादित होने वाले जनन कोशिका को मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है। जैसे जंतु और मनुष्य में इसे हम अंडाणु ओवम या एग के नाम से जानते हैं। पौधों में इसको अंड कोशिका यानी कि एग सेल बोला जाता है। इंसानों में बोलोगे तो अंडाणु बोला जाएगा, प्लांट्स में बोलोगे तो एग सेल बोला जाएगा, ठीक है। मनुष्यों में ओवम बोला जाता है। विशेषता क्या होती है, तो ये नर युग्मक की तुलना में आकार में बड़ा होता है। नर युग्मक तो देखोगे ऐसा होगा, लेकिन अंडाणु इतना बड़ा सा होगा। इस तरीके का शुक्राणु होता है, मोटाइल होता है, चलनशील होता है और इस तरीके का बड़ा सा अंडाणु होता है। अच्छा, क्योंकि इसमें भविष्य के भ्रूण के लिए भोजन संचित रहता है, ये चलता नहीं है, अचल यानी कि नॉन मोटाइल होता है। ये हो गया मादा युग्मक के बारे में। अच्छा, लैंगिक जनन के लक्षण कौन कौन से होते हैं मैम, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो जनन हो रहा है ये लैंगिक जनन हो रहा है या फिर अलैंगिक जनन हो रहा है। तो ये एक द्विजनकीय प्रक्रिया होती है, बाई पेरेंटल। खाली आदमी से नहीं होगा, खाली महिला से नहीं होगा। आमतौर पर इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक, एक नर और एक मादा भाग लेते हैं। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, यानी कि मतलब मैम ये द्विजनकीय प्रक्रिया हो गया। दूसरी बात कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। यदि शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता। यदि अंडाणु का निर्माण न हुआ तो भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा अगुणित नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है। दूसरा, इसमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नर एवं मादा युग्मकों का आपस में मिलना यानी कि जो संलयन होता है, इस जनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हमेशा याद रखना, जब भी हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड युग्मनस का निर्माण होता है। देखो, मम्मी अलगे हैं, पापा अलगे हैं, जो बच्चा पैदा होगा ना वो तो उरा अलगे रहेगा, लेकिन वो मम्मी पापा से मैच करेगा, फिर भी उसमें विभिन्नता पाई जाएगी। जब अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तब विभिन्नता नहीं पाई जाती। जैसन अमीबा रहेगा वैसा ही अमीबा बन गया, जैसन पैरामीशियम था वैसा ही पैरामीशियम बन गया बेटा। लेकिन लैंगिक जनन में अलग अलग हो जाएंगे। देखो, इसमें विभिन्नताएं वेरिएशंस पाई जाती हैं, क्योंकि संतति में आधे गुणसूत्र पिता से आने वाले हैं और आधे माता से आने वाले हैं। इसी वजह से जो संतान, जो बच्चा बनता है वो पूरे तरीके से माता पिता की कार्बन कॉपी नहीं बनता। इसमें नए गुणों का समावेश होता है जिसे कि हम विभिन्नता कहते हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। लैंगिक जनन में ना एक का बार में ढेर सारे बच्चे नहीं पैदा हो जाएंगे, इसमें समय लगता है, ऊर्जा लगता है और ये एक जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। बाकी लोग में तो द्विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बडिंग हो गया, एकदम आराम से हो गए, 1 से 2 बन गए। लेकिन अरे बाप रे, इंसानों में नर
जो नर जनन तंत्र है कितना जटिल है, मादा जनन तंत्र है कितना जटिल है, तो ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक लंबा, जटिल और धीमी गति से होने वाला प्रोसेस होता है, लेकिन ये विकास में सहायक होता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में ये काफी ज्यादा सहायक होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए काफी ज्यादा मदद करती हैं और जैव विकास का मुख्य आधार बनती हैं। कोई पूछेगा मैम जैव विकास का मुख्य आधार कौन से जनन में आएगा, तो लैंगिक जनन में आने वाला है। ये थी हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी लैंगिक जनन के बारे में। तो इसी जानकारी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।